me, come to me, come to me. तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन आप राणा फेस्टिवल मत करिए। थोड़ा ना कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। अब देखिए किस तरह के बयान इन नेताओं के इतने संवेदनशील मसलों पर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हैरानी पैदा होती है इससे। ये मजाक और मखौल बीजेपी की सरकार का नहीं है, ये मजाक और मखौल 167 हमारे पीड़ित विक्टिम्स का है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मारिया शकील। वक्त मुकाबला का है और आज हम चर्चा करेंगे तहव्वुर राणा को लेकर बिहार से जुड़ी सियासत पर। उद्धव गुट के संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी राणा फेस्टिवल मना रही है और बिहार चुनाव से पहले तहव्वुर राणा को फांसी दे दी जाएगी। उधर कन्हैया कुमार ने कहा कि तहव्वुर राणा एक ध्यान भटकाने की कोशिश है भाजपा की तरफ से। आज मुकाबला में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई तहव्वुर राणा बिहार में चुनावी मुद्दा बनेगा या फिर रोजगार, महंगाई और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे चुनावी मुद्दे बनेंगे। बिहार में विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कन्हैया कुमार रोजगार और पलायन को लेकर एक्शन में हैं, तो तेजस्वी यादव कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आज मुकाबला में हम चर्चा के लिए इसी पर चर्चा करेंगे। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके साथ साथ बहुत खास मेहमान भी हैं, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। आतंक का सिर्फ एक ही चेहरा होता है, खूंखार और भयानक। क्या फर्क पड़ता है वो तहव्वुर राणा हो या फिर कोई और। ठीक इसी तरह सियासत की चाल भी बड़ी उलझी होती है, सिर्फ निशाना ढूंढती है। तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया गया तो सियासत में राणा फेस्टिवल की बातें होने लगी। भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आपने ये तहव्वुर राणा जो है उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ लाया है या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लाया है कि हमने लाया। ये बात ठीक नहीं है। आप तो राणा फेस्टिवल करने जा रहे हो, जो सबने सामना में कहा कि राणा फेस्टिवल करने जा रहे हैं, राणा फेस्टिवल करेंगे। संजय राउत हो या किसी भी पार्टी के ऐसे नेता जो इतने छोटे बयान देते हैं, इससे भारत विरोधी बयान माना जाएगा। तहव्वुर राणा का भारत आना वो संपूर्ण भारत की एक जीत है। तहव्वुर राणा पर जो सियासी धारा बही, उसने बिहार चुनाव को भी अपनी जद में लिया। संजय राउत के इस बयान को ध्यान से सुनिए। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन आप राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। अब देखिए किस तरह के बयान इन नेताओं के इतने संवेदनशील मसलों पर आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हैरानी पैदा होती है इससे। दरअसल ये राष्ट्रीय सुरक्षा और वैदेशिक नीतियों से जुड़ा एक ऐसा मसला है जिसमें लंबी राजनयिक कूटनीतिक प्रक्रिया के बाद, भारत सरकार की निरंतर कोशिशों के बाद तहव्वुर राणा जैसे 26/11 के मास्टरमाइंड को भारत लाने में भारत सरकार को कामयाबी मिली है। तहव्वुर राणा अब भारतीय जांच एजेंसियों के शिकंजे में है। उससे सवाल दागे जा रहे हैं और 26/11 की पाकिस्तानी साजिश को बेनकाब करने की कोशिश हो रही है। दूसरी ओर सियासत बेकाबू हो रही है।
बीजेपी पर मुद्दों को भटकाने के आरोप लग रहे हैं। तहव्वुर राणा को देश लाया गया है, बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत कर। किसको लाया गया है? 26/11 के जो टेरर अटैक के भी। अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया, आप इसकी बात कर रहे हैं। कमाल है लेकिन नहीं, मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी पक्ष वोट तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया हो, जिस पे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है? आसमान छू रही है महंगाई। बेकारी इतनी आज तक भारत के इतिहास में नहीं थी। कन्हैया कुमार जो राहुल गांधी के सबसे निकट के साथी है, वो मजाक उड़ाते हैं, बोलते कौन तहव्वुर राणा? आपको नहीं पता तहव्वुर राणा कौन है? आप ही की सरकार के समय पर उसको अक्यूज नंबर 2 चार्जशीट में बनाया था एनआईए ने, भूल गए क्या? और फिर मजाक और मखौल उड़ाते हैं। ये मजाक और मखौल बीजेपी की सरकार का नहीं है, ये मजाक और मखौल 167 हमारे पीड़ित विक्टिम्स का है। ये मजाक और मखौल हमारे शहीदों का है, तुकाराम ओमड़े से लेकर हेमंत करकरे जी का है। ये मजाक और मखौल हमारी सुरक्षा बलों और सुरक्षा एजेंसियों का है। माना कि सियासत का अपना चेहरा होता है, अपना रंग होता है, लेकिन आतंक और आतंकवादी में तेरा और मेरा ढूंढना ठीक नहीं। ये जो थर्ड ग्रेड पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 17 साल के बाद आप तहव्वुर राणा को ले आए। आप तो प्रधानमंत्री जी अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़े नेता हैं, उनकी तो ट्रम्प जी से दोस्ती है बचपन की। तो क्या बात है कि तहव्वुर राणा तो एक हैंडलर था महज, उसका जो बॉस है वो है डेविड कॉलमन हेडली। लेकिन नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे कमज़ोर प्रधानमंत्री भारत के इतिहास में हुए हैं। 50 से ज़्यादा टेरर अटैक्स 14 और 25 की सरकार में हुए। यही था आपका आतंकवाद के खिलाफ हमारे देश के लोगों से 2014 में वादा। इंडी अलायंस एक प्रो टेरर अलायंस है। जब यूपीए की सरकार थी तो हमने देखा था कैसे यूएस के कोर्ट ने तहव्वुर राणा को बरी कर दिया था। हमने ये भी देखा है कि कैसे दिग्विजय सिंह आउट ऑफ द वे गए थे ये कहने के लिए कि पाकिस्तान 26/11 के पीछे रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमने ये भी देखा है कि कैसे सोनिया गांधी बाटला हाउस के आतंकवादियों के लिए आंसू बहा रही थी। क्या फर्क पड़ता है कि किस पार्टी की सरकार ने तहव्वुर राणा को भारत लाने की क्या कोशिश की है? हकीकत सिर्फ ये है कि काफी कोशिशों के बाद मुंबई हमले का गुनहगार भारत लाया गया है। देश की इस उपलब्धि को किसी चुनावी दांव से या सियासी राजनीति से जोड़कर कोई नेता ही इतरा सकता है। हमें और आपको शर्म ही आएगी। मुकाबला में आज का सवाल है, तहव्वुर राणा को लेकर सियासत कौन कर रहा है? क्या तहव्वुर राणा का बिहार चुनाव से कोई कनेक्शन है? क्या बिहार में रोजगार और पलायन की जगह तहव्वुर राणा बनेगा चुनावी मुद्दा? क्या तहव्वुर का भारत लाया जाना मुद्दा भटकाने की कोशिश है? हमारे साथ आनंद दुबे हैं, प्रवक्ता शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के। राजीव रंजन प्रवक्ता हैं जदयू के, तुहिन सिन्हा भाजपा से। प्रियंका भारती प्रवक्ता हैं आरजेडी से। महिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस। धीरेन्द्र मुन्ना प्रवक्ता हैं एलजेपी के और रवि उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हैं बिहार से। महिमा सिंह, मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगी, 166 लोगों की मौत हुई थी। 16 साल के बाद जो चीफ कंस्पिरेटर है उसको कोशिश के बाद मोदी सरकार वापस लाती है, तो इसमें ऑपोजिशन को क्या दिक्कत है? अगर वो लोग बोल रहे हैं कि ये बड़ी उपलब्धि है तो ये बड़ी उपलब्धि है। ये भारत की डिप्लोमेसी की जीत है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जीत है, और जो परिवार हैं जो कोशिश कर रहे हैं कुछ क्लोजर की, कि कुछ फाइनली उनको लगे कि इंसाफ मिल रहा है, उनके लिए भी एक जीत है। और इस जीत से कौन इनकार कर रहा है मरिया? जय हिंद। ये भारत की जीत है और मुझे आपकी इसी बात से आपत्ति है और भाजपा की इसी बात से आपत्ति है जब ये कहते हैं कि ये मोदी सरकार की जीत है। एक तरफ तो भाजपा सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो जब बात करते हैं, भाजपा के जितने भी प्रवक्ताओं के बयान मैं सुन रही थी और अभी भी बोलेंगे आपके शो पर, तो ये बोलते हैं भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। तो भाई फिर मोदी सरकार और भारत को इकट्ठे ना खड़ा करें ना, क्योंकि जब आप डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं मरिया, अभी आपने मुझसे प्रश्न पूछते हुए दोनों बातें एक ही सांस में दोनों बातें कही,
ये दोनों बातें एक ही सांस में कैसे हो सकती हैं? एक तरफ के आप कह रही हैं मोदी सरकार की जीत है, फिर थोड़ी ही देर में आपने कहा भारत की डिप्लोमेसी की जीत है। भारत की जो डिप्लोमेसी है, वो इर्रिस्पेक्टिव कि कौन-सी सरकार है, वो डिप्लोमेसी अपना काम लेकिन निरंतर किस करती साल में रहती है। शुरुआत हुई? और सरकार मैं अपनी बात पूरी एक्स्ट्राडिशन कर की दूँ आपने शुरुआत आपने किस एक साल सवाल में हुई पूछा महिमा? है। वो इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि उसमें दिखता है किस सरकार की सिंसियरिटी थी, किस सरकार ने कोशिश की सिंसियरली। मैं ये कोशिश आपको बड़ी सिलेक्टिव है आप कोशिश को चुनने के लिए मरिया, क्योंकि आपको 2009 के अंदर हुई जो एनआईए के द्वारा एफआईआर थी, वो नहीं दिखाई दे रही। आपको जो उस समय की यूपीए सरकार के प्रयास थे, वो नहीं दिखाई दे रहे। उस समय जो कनाडा के विदेश मंत्री ने भारत के साथ खुफिया सहयोग की पुष्टि की थी, वो नहीं आप देख रही। उसके अलावा जो उस समय परस्पर कानूनी सहायता संधि के तहत अमेरिका के साथ जांच को लेकर के सबूत यूपीए सरकार ने यूएसए से अमेरिका से लिए थे, उसको भी आप बिल्कुल अनदेखा कर रही हैं। ये बड़ी सिलेक्टिव है आपकी जो दृष्टि है, और इसी सिलेक्टिव होने से हमें बेतहाशा ऐतराज है। और ये ऐतराज इसीलिए है क्योंकि देश पक्ष विपक्ष दोनों से चलते हैं, देश डिप्लोमेसी से चलते हैं, और एक दिन एक व्यक्ति आ जाए और सीना ठोक कर कहे एक अकेला सब पर भारी, ऐसा नहीं होता मारिया। डिप्लोमेसी पूरी की पूरी काम करती है। तो जब प्रधानमंत्री संसद में खड़े होके कहते हैं एक अकेला सब पर भारी, तो शायद वो जो राम रहीम लेकिन की महिमा बेस हो जाती महिमा है। मेरा बस अभी कहना अभी है हाल ही में भी कि प्रकट शायद हुआ है। शायद वो जो ये एक वक्त सब पर ये जो भारी वक्त है 24 घंटे पहले तहव्वुर राना को यहाँ लाया गया और उसके बाद कानूनी प्रतिक्रिया जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है, ट्रायल होगा, इन्वेस्टिगेशन पूरा प्रोसेस फॉलो होगा। मेरा बस ये कहना है कि ऑपोजिशन को पूरे प्रोसेस को डिसमिस करने का क्या सही है? मेरा ये सवाल मैं प्रियंका से पूछूंगी। प्रियंका, मेरा अब बिल्कुल होना चाहिए, बिहार के हैं हम भी बिहार से हैं, मेरा ये कहना है कि बिल्कुल होना चाहिए पलायन मुद्दा, बिल्कुल होना चाहिए रोजगार मुद्दा, लेकिन तहव्वुर राना का एक्स्ट्राडिशन क्यों नहीं मुद्दा बनना चाहिए बिहार में? मुझे ये जानना है कि जो एक्स्ट्राडिशन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्लेन में बैठा करके किनकी सरकार थी कि कंधार में आतंकियों को ले जाकर के छोड़ा गया था पूरा एस्कॉर्ट करके? हमारी सरकार तो नहीं थी ना। फिर रही 26 ताज अटैक की बात, उस समय में हेमंत करकरे जी शहीद हुए, उनको किसने कहा? ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी नहीं थी जिन्होंने कहा कि उसको मेरा शराब लगा इसलिए वो मर गया, और उन्हीं साध्वी प्रज्ञा को इन्होंने सांसद बनाया। क्यों सांसद बनाया? फिर वो गांधी जी के ऊपर उनकी गोली चलाते हुए वीडियो वायरल हुई, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी कह रहे मैं माफ नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे आतंकियों को समर्थन करने का तो इनका खुद का रिकॉर्ड रहा है। रही बिहार की बात, तो पिछले बार भी जब 2020 में विधानसभा चुनाव थे, तभी बहुत कोशिश की गई भाजपाइयों के द्वारा मंदिर, मुजरा, गाय, भैंस, बकरी करने की, लेकिन नहीं हुआ ना। एक हीरो रहे उस समय, वॉरियर के जैसे तेजस्वी यादव जी ने रोजगार को मुद्दा बनाया, और इस बार भी हमारा मुद्दा वही है नहीं, कि रोजगार 20 रहना चाहिए, सरकार है, पलायन भी 11 मुद्दा होना सालों से- चाहिए, सारे मुद्दे होने चाहिए, लेकिन ये भी एक मुद्दा बनना चाहिए क्योंकि ये भाजपा की देखिए उपलब्धि मारिया है। जी, तो इन मारिया सिन्हा जी, दोनों का बात- जवाब दीजिए, कांग्रेस और आरजेडी के प्रवक्ताओं का। मारिया जी, बात ये है कि सबसे जी, आपने ज्यादा बोल दिया, कौन सा मैडम। मुद्दा किसे अफेक्ट कर रहा है? नमस्ते जो लोग मारिया जी, भूखे मर सबको रहे हैं, आप उनको नमस्ते। कहिएगा, हाँ, सुन लीजिए। देखिए, चर्चा करें। हाँ, 2005 से 2008 का एक समय था जब औसतन हर 40 दिन में एक बड़ा टेरर ब्लास्ट होता था। आपको याद होगा वो दिन, हर 40 दिन में तकरीबन एक बड़ा टेरर ब्लास्ट होता था। हम क्या करते थे, हमारी सरकार उस समय कंप्लेन करती थी यूएसए को कि पाकिस्तान के विरुद्ध आप एक्शन लीजिए, जो कभी नहीं होता था। और आज 17 साल बाद भी हम खोज के टेररिस्ट को वापस देश में ला रहे हैं। ये अंतर है, राजनीतिक शक्ति, इच्छा शक्ति का अंतर है, राजनीतिक नेतृत्व का अंतर है। और जब मैं कांग्रेस की प्रवक्ता को सुन रहा था, तो मुझे नहीं लगता है कि उनको समझ है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का क्या प्रभाव होता है, क्या महत्व होता है एक लोकतंत्र में। इन्होंने जब से इनकी सरकार आई थी 2004 में सबसे पहला कदम क्या उठाया था? कोटा हटा दिया था। और उसके बाद भी मैं आपको याद दिलाता हूं, 2026-11 के मात्र 7 महीने बाद शर्मल शेख में जो शर्मिंदगी भारत को दिलाई थी, तब के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, आपको याद होगा, पाकिस्तान को अनुमति दे दी थी कि भारत का रोल जो है बालूचिस्तान में आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये लोग जो है बात करते हैं कि टेरर के खिलाफ जो है हमें लड़ना नहीं आता है।
देखिए जो संजय राउत जो बातें कर रहे, संजय राउत को कोई सीरियसली लेता नहीं है। संजय राउत जो है आज कांग्रेस की भाषा बोल रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे है पृथ्वीराज चौहान जो कांग्रेस के नेता हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के, जहां ये पूरा हादसा हुआ था, जहां की ये टेरर अटैक हुआ था। कल आपने सुना होगा उनका बयान, वो कहते हैं कि ये कैंगरू कोर्ट के जरिए जो है इसको जस्टिस नहीं मिलनी चाहिए तहव्वुर राणा को। मतलब आप ये समझ सकती हैं कि वो इंडियन जुडिशियल सिस्टम को वो कैंगरू कोर्ट मानते हैं। कसाब का ट्रायल जिसकी सराहना पूरे विश्व में हुई थी, वो मानते हैं कि वो कैंगरू कोर्ट के जरिए हुई थी। इस प्रकार से देखिए किस प्रकार से संशय पैदा करना चाहती है कांग्रेस हमारी जुडिशियल सिस्टम पर, और देश की छवि को धूमिल करना चाहती है, जो बहुत शर्मनाक। जी तुहिन सिन्हा जी और सारे पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ पर स्टूडियो में अब आ गए हैं शहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और बिहार के बड़े नेता हैं और भाजपा के भी बहुत बड़े नेता हैं। शहनवाज भाई, शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। एनडीटीवी दफ्तर में और स्टूडियो में आपका स्वागत है। मेरा सवाल ये है कि उद्धव गुट के हैं संजय राउत, उनका कहना है कि आप राणा फेस्टिवल मना रहे हैं और आप लोगों का लार्जर गेम प्लान ये है कि बिहार के चुनाव से पहले तहव्वुर राणा को फांसी दे दी जाएगी। देखिए, चुनाव से जोड़कर इसको देखना ही गलत है। ये देश का सवाल है, पार्टी का सवाल नहीं है। मुंबई कर हैं संजय राउत, मुंबई पर इतना बड़ा हमला हुआ, आज उनको खुशी मनानी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ वो अलायंस में नहीं है, लेकिन किस तरह की ज़बान बोल रहे हैं। ये कहना कि इसको बिहार के चुनाव से जोड़कर, यानी बिहार के चुनाव के वक्त फांसी होगी, ये बहुत गलत है। उद्धव ठाकरे को खुद आना चाहिए और संजय राउत पर एक्शन लेना चाहिए इस तरह की बात बोलने के लिए। चलिए, वो वक्फ एक्ट पर उनकी राय अलग रहती है, लेकिन हमने कभी सोचा नहीं था कि वो मुंबई पर इतना बड़ा हमला हुआ और उस पर इस तरह की राय वो रखेंगे। और जिस तरह की भाषा कांग्रेस के नेता भी बोल रहे हैं, तो इन सिन्हा ने सही कहा उस वक्त कि भारत की अदालत पर पूरी दुनिया को भरोसा रहता है, लेकिन उसको कंगरू कोर्ट कहना, जिस तरह की भाषा बोली गई है, अलग अलग ज़बान। देखिए, कन्हैया की एक ज़बान है, पृथ्वीराज चौहान की एक ज़बान है, पी चिदम्बरम साहब ने कुछ और कहा है। तो कांग्रेस पार्टी को एक स्टैंड लेना चाहिए कि तहव्वुर राणा आज भारत लाया गया, इससे वो खुश है या उसको कोई एतराज़ है। तहव्वुर राणा जो नरेंद्र मोदी जी की विज़िट थी पिछली, उसमें डोनाल्ड ट्रंप से जो उनकी मीटिंग हुई, उस मीटिंग के नतीजे में अनाउंस हुआ था कि वो भारत को सौंपेंगे। तो ये बहुत बड़ी सफलता है। इसको हम लोग कोई पार्टी से जोड़कर नहीं देख रहे, लेकिन देश की सफलता है। इसको अलग नज़रिए से देखना ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह की भाषा के लिए कांग्रेस पार्टी को और उद्धव ठाकरे को माफ़ी मांगनी चाहिए। शहनवाज सर, मुझे आपसे अब ये जानना है कि बिहार में चुनाव 6 महीने में है। इस चुनाव में कन्हैया कुमार का कहना है कि आप जो मुद्दे होने चाहिए वो होने चाहिए पलायन, रोजगार। तेजस्वी यादव कहते हैं उनके लिए सबसे बड़ा और अहम मुद्दा जो बिहार की जनता का है वो है नीतीश कुमार की कानून व्यवस्था में नाकामयाबी। तो ये सब मुद्दा नहीं है, अब तहव्वुर राणा का एक्स्ट्रेडिशन सबसे बड़ा मुद्दा हो जाएगा। कौन मुद्दा बना रहा है? भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुद्दा बनाया? यही लोग मुद्दा बना रहे हैं। और आप जानिएगा, ये सब मुद्दा जो तेजस्वी यादव या कन्हैया कुमार कह रहे हैं, कन्हैया कुमार तो जब से बिहार गए हैं वो जानबूझकर ऐसा बयान देते हैं कि वो चर्चा में रहना चाहते हैं। उन्होंने ये कह दिया कि ये रोड इसलिए बन रहा है कि बिहार से पानी लूटने ये लोग आएंगे। हर कोई पानी बिहार में पानी है, इसलिए रोड बना के बिहार का पानी ले जाएंगे। अब बताइए, ये बयान कन्हैया कुमार बहुत दिन तक जेएनयू में रहे हैं, पढ़े लिखे होंगे ही थोड़ा बहुत, लेकिन इस तरह का बयान देना ये क्या मतलब है इसका? यानी बिहार के लोग, अगर सिल्लीगुड़ी गोरखपुर रोड बन रहा है और उस इलाके से अलग एक्सप्रेसवे बन रहा है, तो बिहार के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन कन्हैया कुमार कह रहे हैं ये पानी लेने आएंगे। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि रोज़गार का मुद्दा होगा। रोज़गार तो दिया नीतीश कुमार जी जब कैबिनेट जो तेजस्वी यादव तो एक कैबिनेट मिनिस्टर ही थे। डिप्टी सीएम तो एक एजाज़ है, नाम के साथ लगा दिया जाता है, लेकिन टेक्निकली तो वो कैबिनेट मिनिस्टर ही थे। उन्होंने जिस डिपार्टमेंट में काम किया, पीडब्ल्यूडी या नगर विकास में, उसमें क्या काम किया वो बताना चाहिए। अगर 10 लाख लोगों को रोज़गार दिया तो नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है।
इथेनॉल के इतने प्लांट लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्री लगी, उसमें बहुत से लोगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिला, इसकी उपलब्धि है। लेकिन ये कहना कि किस मुद्दे पे जाएंगे, रोड, बिजली, पानी, सड़क। मैं कल नांगलोई गया था मारिया जी एक शादी में, मुझे लगा कि बिहार मेरा 100 गुना ज़्यादा बेहतर है। ऐसी सड़कें थी कि बिहार में एक सड़क टूटी हुई नहीं मिलेगी, बिजली 24 घंटे रहती है। कौन से बिहार की बात कर रहे हैं शहनवाज भाई आप? बिहार मैं भी बिहार से हूं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि इस तरह का माहौल हो गया बिहार में। इधर आपके यहाँ आरा जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। बिहार में कोई सड़क टूटी हुई नहीं है, बेहतरीन सड़क है, पानी का इंतजाम है, बिजली 24 घंटे है, रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी रोजगार हो रहा है। तो ऐसे स्वर्ग वाले बिहार जिसकी आप बात कर रहे हैं, स्वर्ग वाला बिहार, हाँ, तो ऐसे बिहार की जो चर्चा कर रहे हैं, तो वहां पर तो यही सब इश्यूज जो ऑपोजिशन चाहती है उसको मुद्दा बना लीजिए, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए और चुनाव जीत सकते हैं आप। लेकिन ऑपोजिशन का कहना है कि आप तहव्वुर हुसैन राणा के इशू पर चुनाव लड़ेंगे। तहव्वुर हुसैन राणा के इशू पे हम नहीं लड़ने वाले, और तहव्वुर राणा का इशू वो बना रहे हैं, उनको लड़ना है इस पे। उनको लगता है तहव्वुर राणा को नाम लेने से उनके वोट बढ़ जाएंगे। हमें तो एक आतंकी है जिसको हम खींच कर लेकर आए हैं, ये देश की उपलब्धि है। बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लड़ेंगे, डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, और डेवलपमेंट के नाम पर हम चुनाव जीत रहे हैं। हरियाणा कैसे जीते? अब एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो कम्बेंसी। आप देखिए, महाराष्ट्र जीते, हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, अब बिहार जीतेंगे, बंगाल जीतेंगे, तमिलनाडु जीतेंगे। हमारा जो जीत का रथ है वो चल पड़ा है। राष्ट्र भी जीते, महाराष्ट्र भी जीते, हरियाणा भी जीते, दिल्ली भी जीते, अब बिहार जीतेंगे। और मैं आपको बता दूं, बिहार में इस बार जो पिछला ट्रैक रिकॉर्ड था हम लोगों का 10 वाला, हम लोग वैसे जीतेंगे। हम लोग 200 से ज़्यादा सीट जीतेंगे। तेजस्वी यादव को विपक्ष के नेता पद लायक भी सीट आने वाली नहीं है। पिछली बार चिराग पासवान अलग लड़ लिए थे, इसलिए कुछ सीटें उनको मिल गई थी। इस बार पूरा एनडीए एक है, बीजेपी, जेडीयू, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी मिलकर लड़ेंगे। और बिहार में हमने काम किया, हम अपनी उपलब्धि के नाम पर जाएंगे। डबल इंजन की सरकार है और हम उस नाम पे जाएंगे और चुनाव जीतने वाले हैं। चलिए शहनवाज भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आगे प्रवक्ताओं के पास जाऊंगी। आनंद दुबे जी, कहां पर आप फेस्टिवल देख रहे हैं जो भाजपा नहीं देख रही है? भाजपा का कहना है कोई फेस्टिवल मना ही नहीं रही है, लेकिन संजय राउत को फेस्टिवल दिख रहा है। मारिया जी नमस्ते। देखिए, जब हम राजनीतिक दल हैं तो हम राजनीति करते हैं, जब चुनाव आते हैं तो एक दूसरे के कपड़े तक फाड़ देते हैं, एक दूसरे की विचारधारा को नहीं मानते। लेकिन जब बात देश की होती है, बात जब हमारी एकता की होती है, तो हम सभी पक्ष विपक्ष के लोग इकट्ठा रहना पसंद करते हैं। तहव्वुर राणा को लाते लाते बड़ी देर हो गई, लेकिन उस पर भी कहूँगा देर आए दुरुस्त आए। 2009 से ही प्रयास चल रहे थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब तब प्रधानमंत्री थे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी। हमारी मुंबई पुलिस ने उस समय जो सबूत इकट्ठा किए थे, तब से हम सब यही दिन का इंतजार कर रहे थे कि एक दिन ये आएगा, फिर हम इससे पूछताछ करेंगे, जानकारी लेंगे, और फिर जैसे अजमल कसाब को फांसी पे चढ़ाया, इसको भी फांसी पे चढ़ा के इसका विषय खत्म करेंगे। तो ये तो है, सबके दिल में जज्बा है कि ये आना ही चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, डेविड हेडली भी एक दिन आएगा, एक दिन हाफिज सईद भी आएगा, और एक दिन ISI के भी बहुत सारे जो एजेंट हैं जो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, वो भी आएंगे। क्योंकि सरकारें बदलती हैं, हमारे देश के नागरिक नहीं बदलते। वो तो जज्बा नहीं बदलता, वो तो वही रहेगा ना। सरकारें बदल जाएंगी लेकिन हमारी एकता तो वही रहेगी। तो इसमें देखिए, राजनीति करता कौन है वो महत्वपूर्ण है। एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा जी ने ये कहा क्या कि नहीं, इसमें यूपीए का भी योगदान रहा, एनडीए का भी योगदान रहा, सामूहिक प्रयासों से आज वो आया है। लेकिन इन्होंने ये न कह के बड़ी चतुराई से कहा कि पहले आए दिनों हमले होते थे। तो साहब, हम भी आपको याद दिला देते हैं कि आपके राज्य में संसद भवन पर हमला हो गया, आपके राज्य में पूरा का पूरा प्लेन, हवाई जहाज हाईजैक हो गया। हम भी याद दिलाएंगे ना। अच्छा, हम ये भी याद दिलाएंगे कि 2005 में जब डॉक्टर साहब प्रधानमंत्री थे तो यही बम कांड का आरोपी अबू सलेम पुर्तगाल से लाया गया भारत, आज भी जेल में बंद है। उसका ढिंडोरा नहीं पीटा, कभी उसका अभिमान हमने नहीं किया। क्यों? बात देश की है। जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, NIA हो, रॉ हो, ये काम करते ही हैं और करते रहेंगे। इसमें प्रधानमंत्री जी और आनंद दुबे और तुहिन सिन्हा का कोई रोल नहीं होता है।
हम सब एक सेवक हैं, सेवक बन के काम करते हैं। लेकिन जब कोई ये कहता है कि मोदी जी हैं तो मुमकिन है, 2014 से पहले ये सब मुमकिन ही नहीं था, हम तो विश्वगुरु ही 2014 के बाद बने हैं, तो साहब 11 साल क्यों लग गए? ये तो फिर 2 दिन का काम है। विश्वगुरु के पास सारे पावर होते हैं, देखिए उस वक्त के दूसरी दुनिया हो जाती है। अगर जांच एजेंसियों ने अपना काम किया तो उसमें आपका क्रेडिट क्या? आज तक पीओके हम लेने के लिए क्या कर रहे हैं, उस पर कोई रुख नहीं है। 2008 में जब ये हमले हुए थे, उस वक्त के जो आईएएफ चीफ है उनका बयान है कि वो चाहते थे कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो रिटेलिएट करे, लेकिन उनको रोका गया था क्योंकि उस वक्त का नेतृत्व इसके लिए तैयार नहीं था। और जैसा कि मैंने खुद आपको याद दिलाया, मात्र 7 महीने बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो शर्मिंदगी भारत को दी शर्म एल शेख में, मतलब इनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति क्या होती थी। आप अगर दुबे जी बड़े जानकार व्यक्ति हैं, अगर कोई विशेष जानकारी है उनको कि 5 साल में 2009 से 2014 तक क्या प्रयास किया था सोनिया गांधी ने या मनमोहन सिंह ने वापस लाने के लिए डेविड हेडली को या तहव्वुर राणा को, तो मुझे बताइए। जो मेरी जानकारी है, जो मुझे याद आता है, उस वक्त यूपीए का बयान था कि चूंकि यूएस में ऑलरेडी केस चल रहा है, हम ये मामले को यहीं छोड़ रहे हैं। तो ये दिखाता है उनकी राजनीतिक इच्छा। चलिए क्रोनोलॉजी आप समझा दीजिए दुबे जी। हर मारिया जी, के बाद पाकिस्तान को न्योता दिया जाता था कि आइए बातचीत करिए। आज हमने पाकिस्तान जब कोई आरोपी किसी दूसरे, पाकिस्तान का वजूद ही नहीं रखा है। पाकिस्तान को ये लोग बुलाते थे बार-बार बातचीत के लिए, आज हमने पाकिस्तान को कोई वजूद ही नहीं रहने दिया। बोलिए आनंद दुबे जी, क्रोनोलॉजी समझाइए। मारिया जी, पहली बार कोशिश कब किस सरकार ने किया था? अमेरिकी नागरिक भी, उस हमले में अमेरिकी नागरिक भी मृत्यु हुए थे। इसके लिए हेडली पर भी और राणा पर भी अमेरिका में भी केस चल रहा था। ये नियम है कि जब आपका कोई दुश्मन दूसरे देश का भी दुश्मन है और उस देश में सजा पा रहा है या उसके ऊपर केस चल रहा है, तो जब तक वो अपनी सजा वहां नहीं काटेगा, दूसरे देश को डिपोर्ट नहीं किया जाता। ये तुहिन सिन्हा जी को नहीं मालूम है? जैसे ही उसकी सजा समाप्त हुई, भारत ने तुरंत उसको खींच लाया। अभी हेडली के ऊपर 37 साल की सजा अमेरिका में है। अब 37 साल की सजा अगर वो अमेरिका में काट रहा है, हम सब कोशिश करेंगे 37 साल बाद उसको लाएंगे। हो सकता है उसमें बीजेपी की सरकार ना हो, ना हमारी हो, किसी और दल की हो, तो क्या करेंगे आप? देखिए, ये राजनीतिक और सूझबूझ और ये कानूनी प्रक्रिया को जानने की एक क्षमता होती है। भाजपा में वो क्षमता बची नहीं है। भाजपा को हर जगह राजनीति दिखती है, संजय राउत में बची है, कानून पर विश्वास संजय राउत में बची है, केवल बरगलाना, केवल गुमराह करना, केवल केवल कैसे अपनी बाबाई लूटना। दुबे जी, मेरा एक सवाल है आपसे। दुबे जी, मेरा एक सवाल है आपसे। बहुत आनंद आ रहा है, कोई बात नहीं। दुबे जी, एक सवाल का जवाब दे दीजिए बस। मारिया जी, राजनीति की शुरुआत किसने की? इस पर सियासत कौन कर रहा है? किसका बयान सबसे पहले आया? बिल्कुल हम नहीं कर रहे मारिया जी, हम बिल्कुल नहीं कर रहे। मैंने बड़ी अदब से, बड़ी विनम्रता से कहा, देर आए दुरुस्त आए, पहले ही लाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। स्वागत करते हैं। चलिए, तो इसी पर उम्मीद करते हैं कि बिहार में जो चुनाव होगा 6 महीने में, उस पर नहीं होगा तो फिर नहीं, एक मिनट, राजीव रंजन जी, क्यों मुद्दा बना रहे हैं आप इसको? बिहार में चुनाव तो नीतीश कुमार के रिपोर्ट कार्ड पे होना चाहिए। 20 साल के बाद नहीं, 20 साल के बाद उनको अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाना चाहिए ना। क्या किया उन्होंने रोजगार के क्षेत्र में? क्या किया उन्होंने बिजली, सड़क, पानी के लिए? देखिए, सबसे बिजली, सड़क और पानी, अगर आप बिहार से जुड़ी हैं मारिया जी, और आप शकील साहब की सुपुत्री हैं, बिहार का बदलाव अगर आप नहीं महसूस कर पाती हैं तो ये हैरानी की बात है। क्योंकि मैंने आपको पहले भी सुना है बिहार के बारे में। मैं ज़रूर आपको ये बताना चाहूँगा कि बिहार की सड़कों पर जो पहले 9-10 घंटे लगते थे, आज 3 से 4-5 घंटे में हम अपनी यात्राएं पूरी करते हैं। जहाँ 2-4 घंटे बिजली नहीं होती थी, वहाँ 24 घंटे बिजली है। नौकरियां हैं, रोज़गार हैं। और जो ये जातीय सर्वे के नतीजे हैं, उसके आधार पर 92 लाख परिवारों के एक सदस्य को 2 लाख रुपए छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए दिए गए। अगर कोई राज्य पूरी तरह से, आप अगर इसको इस तरह से देखें कि आप अगर अमेरिका के किसी सिटी की तुलना आप अगर करें आज की तारीख में तेहरान से, ये बगदाद से कर रही हो, आप अगर किसी मिडिल ईस्ट के वैसे शहर जहां, या बेरूत से कर रही हो, तो हालात बिहार के वही थे। बिहार जल रहा था जहां से नीतीश कुमार जी ने इसकी कमान संभाली।
अभी क्या वहां से बताइए हम ना? यहाँ आए हैं। नहीं, वो तो हमें और सब पता जनता है। को यकीन है तो नहीं, मैं अभी की बात बता रहा हूँ। देखिए, लोकतंत्र में जनादेश से बड़ा कोई पैमाना नहीं है। लोकसभा चुनाव सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट के साथ हम लोगों ने हासिल किया और उसके तुरंत बाद विधानसभा के उपचुनाव हुए, चारों की चारों सीटें हमने जीती और अब विधानसभा के लोकसभा चुनाव चुनाव होंगे। तो और प्रधानमंत्री रिकॉर्ड नरेंद्र मैं मोदी आपको के बता रहा चेहरे पर हूं, सबने लड़ा हमारा- है। जितने अलायंस पार्टनर्स हैं इसीलिए उन वो जीते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव था। तो उसमें तो हम किसी को भी क्रेडिट नहीं दे सकते हैं सर। देखिए, ये नहीं, आप नहीं देना चाहें, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आप न देना चाहें न दें। हमारा स्टैंड यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने देश में शासन किया और जो उनके शासन की उपलब्धियां हैं उसके साथ बिहार की जो एक हैसियत बनी, जो बिहार स्वाभिमान का एक प्रतीक बना, बिहार की अस्मिता, बिहार का स्वाभिमान आज हर बिहारी के लिए गुरूर का विषय है। और शायद ये बिहार की अस्मिता और स्वाभिमान का ये जो मंजर था, ये 2005 के पहले बिहार नहीं देख पा रहा था। और जहाँ तक एक बात मैं तो कहूँगा, हर सवाल के लिए आप तुरंत कहेंगी जो मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स में ये है, शिक्षा का ये आंकड़ा है। देखिए, बिहार ने जहाँ से जो कुछ बढ़त हासिल की है, आने वाले 5 वर्षों में बाकी जितने भी इंडिकेटर्स होंगे वहाँ भी हम अच्छा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर नॉन अलाइंड मूवमेंट का दौर दुनिया ने देखा तो पंडित नेहरू का नाम फख्र से कांग्रेसी लेते हैं ना। अगर इंदिरा जी ने बांग्लादेश दुनिया के मानचित्र पर तैयार किया तो ये काम तो सैम मानेकशॉ ने किया। ये लेफ्टिनेंट जनरल अजीत अरोड़ा जैसे जांबाज जो अधिकारी थे, उन्होंने वो सब कुछ कराया। लेकिन राजनीतिक नेतृत्व को श्रेय जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर को भी लोग याद करते हैं, लेकिन ये भारतीय डिप्लोमेसी हम का सवाल पे पूछ लेते हैं। स्वर्णिम काल है। तो राजीव रंजन जी, क्या बिहार चुनाव में तहव्वुर राणा इशू बनेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है बिहार के पास एक बड़ा जनादेश हासिल करने का पर्याप्त आधार तैयार है। जी, हम एक बड़ी जीत हासिल करेंगे, लेकिन तहव्वुर राणा के सवाल पर जो 2 बयान है, जो पहले बयान आया पूर्व मुख्यमंत्री जो चौहान का, पृथ्वीराज चौहान जी का बयान आया, और उसके बाद सारी हदें पार कर गए हैं संजय राउत। और दरअसल ये हताशा और बौखलाहट है जो आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की यात्रा के बाद मानसिक संतुलन लोग खोते हैं, तभी इस तरह की बातें करते हैं। संजय राउत ने क्या कहा? उन्हें फांसी उस वक्त दी जाएगी जब बिहार के चुनाव हो रहे होंगे, बिहार के चुनाव में इसका डंका बजेगा। मुझे लगता है ये शर्मिंदगी का एहसास पैदा होना चाहिए आनंद दुबे और उनकी पूरी पार्टी के लिए। देश से बड़ा कहीं से भी कोई राजनीतिक दल नहीं हो सकता है और ना पॉलिटिकल एजेंडा हो सकता है। महिमा, मैं बहुत देर से बोलना चाह रही थी मरिया, जी, बोलिए। क्योंकि एक तस्वीर याद दिलानी आज बड़ी आवश्यक है। ये तस्वीर तो देश को याद होगी ना। अभी फरवरी 2025 की तस्वीर है, बहुत पुरानी तस्वीर नहीं है। आपकी अभी तक की जो चर्चा है उसमें मोटे मोटे 2 बिंदु निकल कर आते हैं कि जो मोदी सरकार है उसकी विदेश नीति बहुत ही बढ़िया है, उम्दा है, बहुत मजबूत है और मोदी जी बहुत मजबूत नेता हैं, एक अकेला सब पर भारी। और दूसरा ये कि आप अपराध के किस तरह से मोदी सरकार विरुद्ध खड़ी है। अब मैं दोनों बातों का, पहली बात का तो इस बात से आपको ये जो तस्वीर है ना, फरवरी 2025 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री अमेरिका गए और वाहवाही हो गई, बड़े शोर मच गए। यहाँ पर जो भाजपा और उनके सहयोगी हैं वो कहने लगे वाह मोदी जी वाह। और हमें लगा कि वो जो 2-4 दिन पहले विमान उतरा था अमृतसर में सेना का, अमेरिकी सेना का, उसका मुंह तोड़ जवाब देकर आएंगे। लेकिन वो जवाब देना तो दूर की बात थी मरिया, वो तो वहां से खिल्ली उड़वा कर आ गए पूरे देश की, वो भी अमेरिकी मीडिया के सामने। ट्रंप उनके मुंह की तरफ देखते रह गए और बोले अरे दिस क्वेश्चन वाज फॉर ओके आई विल आंसर। और वो छोड़िए, वो यहाँ पहुंचे भारत की सरजमीन पर, उधर अगले ही दिन एक और विमान उतारा गया उससे भी बदतर हालत में, और उतर करके हिंदुओं ने बताया कि उन्हें गौमांस खाने पर मजबूर किया गया। क्या कर लिया मोदी सरकार ने, जरा उत्तर दें। और दूसरी बात, अपराध के विरुद्ध खड़े हैं
तो फिर यहाँ राम रहीम को फरलो मिल जाती है, पैरोल मिल जाती है। अभी फिर 21 दिन की फरलो पर वापस आ गए हैं, कल ही ऑर्डर हुए हैं। हरियाणा सरकार बार बार उनकी फरलो और पैरोल को अलाउ करवाती है। और उधर ऑस्ट्रेलिया में देखिए, ऑस्ट्रेलिया में बालेश धनखड़ जो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के अध्यक्ष थे, उन्हें 40 साल की सजा सुनाई गई है साउथ कोरिया की दूसरे देशों की महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के अपराध में। यहाँ बर्नार्ड मराक का नाम याद आता है, मेघालय में आपको याद होगा उपाध्यक्ष थे भाजपा के। तो ये भाजपा जो अपराधों से भरी पड़ी है, थोड़ी देर पहले हमारी मित्र प्रियंका जी ने भी बताया था कि किस प्रकार से वो कांधार वाला जो पूरा मसला था और फिर उसके बाद साध्वी प्रज्ञा को लेकर के क्या रुख रहा है भाजपा का। तो भाजपा के हाथ तो खून से सने हैं। और रही बात विदेश नीति की, न सिर्फ ये कच्चे हैं विदेश नीति में, बल्कि इस देश का जितना मजाक हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने उड़वाया है, इतना मजाक आज तक के इतिहास में विश्व ने नहीं उड़ाया था हमारे देश का। हाँ, आज तहव्वुर राणा हमारे देश में वापस आ गए हैं, लेकिन उसी के साथ साथ अमेरिकी विमान पहली बार इस देश की सरजमीन पर उतारे गए, जिसमें भारतीयों के हाथों और पैरों में बेड़ियां थी। क्यों? देखिए, इनलीगल माइग्रेंट्स के लिए आज कांग्रेस पार्टी वकालत करना चाहती है, वो कांग्रेस पार्टी की इच्छा है। लेकिन मैं भी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये न्यूज़पेपर कटिंग है, मेल टुडे में मात्र 2 दिन बाद 26/11 के, मैं उस वक्त मुंबई में था, अभी भी मुंबई में हूं, मैं जानता हूं कि क्या हालात है। लेकिन राहुल गांधी गुड़गांव में पार्टी कर रहे थे मात्र 2 दिन बाद। तो ये तो कांग्रेस पार्टी की जो सीरियसनेस है वो उसको दिखाता है। खैर, पार्टी करना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि ये हमें याद दिला रहे हैं कि किस प्रकार से हमारे भी समय में, वाजपेयी जी के समय में हमले होते थे। जिस वक्त पार्लियामेंट का हमला हुआ था, हमने पूरा एयर स्पेस पाकिस्तान के लिए ब्लॉक कर दिया था। जब 3-4 महीने बाद पाकिस्तान की हालत खराब हो गई थी, पाकिस्तान ने गुहार की थी, तब हमने एयर स्पेस खोला था। उसकी तुलना में 26/11 के बाद ऐसा लगा कि कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे उत्तर देने दीजिएगा। इन्होंने कोई ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे कि भारत महफूज रहे, भारत सुरक्षित रहे। बल्कि जो मैंने आपको शुरू में बताया, ये क्रम जो टेरर अटैक्स का था, ये सरोजनी नगर में 2005 से शुरू हुआ था। लगभग 80 लोगों की जानें तब गई थी और निरंतर 3 साल तक ये टेरर अटैक्स होते रहे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले उन्होंने पोटा हटाया, फिर और जो है इंडियन मुजाहिदीन के जब टेररिस्ट मारे जाते थे, तब अभी भी आप वीडियो प्ले कर सकती हैं जो सलमान खुर्शीद जी का बयान है कि उस दिन सोनिया गांधी जी को रुलाई आ रही थी जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ था। तो ये नरम रवैया कांग्रेस पार्टी का रहा है, जिससे एक बहुत बड़ा खामियाजा देश को भुगतना पड़ा है। मारिया जी, हाँ, 10-10 सेकंड दोनों के लिए। पहले महिमा देंगी 10 सेकंड में जवाब। 10 सेकंड। मारिया जी 10 सेकंड। दुबे जी, अटैक कांग्रेस पर है, आप कैसे जवाब दीजिएगा? पहले कांग्रेस जवाब देगी। कांग्रेस पार्टी ही है वो। नहीं, मुंबई की बात है, मुंबई टेरर पर मुझे जवाब देना है। नहीं, हाँ, आप दीजिएगा, पहले महिमा की बात सुनिए। हाँ, थोड़ी देर पहले आप अभी बात हुई थी संसद के ऊपर जो अटैक हुआ था, आपको याद होगा, अभी 2 साल पहले की बात है। और ये भी याद दिला दूं कि उस अटैक के जो आरोपी हैं, उनका पास संसद के अंदर घुसपैठ करने का एक भाजपा के कर्नाटक के सांसद ने बनवाया था, ये भी याद कर लीजिए। तो ये जो भाजपा है ना, ये खुद ही षड्यंत्र रचती है, फिर खुद ही उसके खुलासे कर लेती है। ये क्या तुलना कर रहे हैं? इस देश के अंदर आज तक पहले कभी, मारिया आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आज तक पहले कभी अमेरिकी विमान हमारे देश की सरजमीन पर इस तरह से उतारे गए थे क्या, भारतीयों को अपमानित करते हुए? वो भी तब पिछली रात भारत का प्रधानमंत्री लौटा हो और अगली सुबह आप देखते हैं एक और विमान, और उसके 2 दिन बाद एक और विमान बेड़ियों पे बेड़ियां बांधे हुए हमारे देश के नागरिकों को उतारते जा रहे हैं। वो आके बता रहे हैं हमें जबरदस्ती गौमांस खिलाया। ये तो बहुत बड़े हिंदू बनते हैं। उधर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो हिंदुओं का कत्ल करते हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं। और इधर देखिए, हाँ, चलिए दुबे जी 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर धीरेन्द्र मुन्ना और रवि उपाध्याय जी के पास जाएंगे, उन लोग बहुत पेशेंटली सुन रहे हैं। मारिया जी, जब मुंबई में 26/11 का हमला हुआ था, तो हमारे मुंबई के जाबाज पुलिस वालों ने 9 आतंकवादियों को मार गिराया था और 10वें को अपनी जान की परवाह न करते हुए तुकाराम ओम्बले जी ने जिंदा पकड़ा था। हमने अजमल कसाब को फांसी पर लटकाया था। ये ना कहना कि उस समय की सरकारें ये करती थी, इस समय के, हमारे लिए सरकार से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा देश है। आपने भी अगर अच्छा काम किया है, आपकी हम सराहना करेंगे, लेकिन अगर आप बार बार ये कहेंगे कि आप सबसे अच्छे हैं, बाकी सब बुरे हैं, ये गंदी राजनीति से आप बाज आइए। आपने चुनाव के लिए क्या क्या लाभ लिए, सुशांत सिंह के मौत की कैसे आपने राजनीतिकरण का फायदा लेना चाहा, कैसे गुप्तेश्वर पांडे को, डीजी को आगे करके आपने क्या क्या खेल
खेला है 2020 में, ये अभी तक देश भूला नहीं है। इसके लिए आप चुनाव जीतने के लिए क्या क्या करते हो, क्या कर सकते हो, इसको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। ओके, चलिए अब मैं रवि उपाध्याय जी से के पास जाऊंगी और जानने की कोशिश करूंगी क्या ये इशू इतना पोलराइजिंग हो सकता है। 5 साल पहले भाजपा और जदयू ने बहुत कोशिश की सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो एक टॉकिंग पॉइंट बने, लेकिन वो नहीं हुआ, ज़मीन पर उसकी चर्चा तक नहीं हुई। क्या एक्स्ट्राडिशन एक टॉकिंग पॉइंट हो सकता है, इशू बन सकता है? पर देखिए, ये तहव्वुर राणा के, हुसैन राणा की जो बात हो रही है, इससे बिहार को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। देखिए, यह कोई मुद्दा यहाँ पे नहीं होगा और जिस तरीके का ये चलाया जा रहा है, शगुफा छोड़ा जा रहा है, यह सब कुछ नहीं होगा। देखिए, निश्चित रूप से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक बड़ा काम किया है इसमें। देखिए, ये जो काम हुआ 26/11 का मामला, देखिए कितने समय से आ रहा था और ये कहीं ना कहीं नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और ये एक निश्चित रूप से एक बिहार देश के लिए यह एक आमद की बात हुई है, एक बड़ी आमद है ये। इसमें कहीं कोई, देखिए अब पॉलिटिकल पार्टी के लोग बोले वो उनको बोलने का राइट है, बट हम जहां देख और समझ पा रहे हैं वह निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने बेहतर काम किया है। और इसको आप अगर यदि बिहार के विधानसभा चुनाव से 2025 में जो इस बार होने वाला है, इससे कि 5 महीना बाकी है, इसको ऐसा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए नीतीश कुमार की सरकार है और ट्रिपल सी की हम लोग बात करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म, वह उससे कतई समझौता नहीं करेंगे। इस बात को मान के, गांठ बांध के चलिए। और नीतीश कुमार इसके लिए जाने भी जाते हैं। आप पहले कभी बिहार को देखी होंगी, इसके बाद के बिहार को भी आप देखिए, अब अमूलचूल परिवर्तन है। और देखिए अब बिहार में दूसरी बयार बह रही है। अब देखिए जनसुराज की ओर से बदलाव रैली हो रही है। अब आपको ये कन्हैया कुमार का देखिए कि पलायन रोको, नौकरी दो, और तेजस्वी यादव ने आज बड़ी सटायरिकल वे में इस पर चुटकी भी लिया कि हम तो पहले से ही पलायन रोको और नौकरी रोजगार की बात कर रहे थे, यह कौन सी नई बात। तो ये पहले अपने, देखिए जो बात समझ में आ रही है, महागठबंधन इंडिया ब्लॉक में ही बिहार के कंटेक्स्ट में अगर आप देखिएगा तो ये स्थिति बेहतर नहीं दिखाई पड़ रही है जहां तक हम समझ पा रहे हैं। तो यह अब अलग से यह नैरेटिव सेट करना कि तहव्वुर हुसैन राणा को ला करके फांसी दिया जाएगा, लेकिन बात नहीं उपाध्याय जी, मेरा सवाल ये है कि ये जो इशू है, क्या वो एक मजबूत सरकार, केंद्र में एक मजबूत सरकार है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर टफ डिसीजंस ले सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटी प्रायोरिटी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, वो सब क्या टॉकिंग पॉइंट हो सकता है नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, अब ये जो एक तो ये जो मसला नया, जो तहव्वुर हुसैन राणा का जो मामला आया, इतने बड़े को आप मास्टर माइंड को जो है सो लेकर के आए, तो ये 26/11 के हमले के आतंकी थे, बड़े मास्टर माइंड के रूम में जाना जाता था। तो निश्चित रूप से जब वो देश में आए तो यह भी एक इशू होगा, इशू तो होगा, बट ये जो इसको अलग से इसकी जो बात कही जा रही है कि ऐसा हो जाएगा तो ऐसा होगा, जी चलिए क्या होगा, यह धीरेन्द्र मुन्ना जी करने की बात, जितने युवा नेता हैं बिहार के, वो तो सब सड़क पर अभी आ करके कोई पलायन रोको रैली कर रहा है, तो कोई कानून व्यवस्था के लिए रैली कर रहा है। चिराग पासवान कहाँ हैं? नहीं, चिराग पासवान भी बिहार नहीं, मैं धीरेन्द्र मुन्ना से पूछ रही हूँ। धीरेन्द्र मुन्ना। मारिया जी, सबसे अंत में मैं आया हूँ जी, आराम से जितना धैर्य से सुना हूँ, मैं आराम से मैं भी अपनी बात को रखूं। हाँ। देखिए, आपने चिराग पासवान जी के बारे में पूछा। चिराग पासवान जी 14 करोड़ बिहारियों के दिल में हैं मारिया जी, और हर युवाओं के धड़कन बने हुए हैं, और पूरा का पूरा बिहार का युद्ध आज उनके नेतृत्व में आगे बढ़ने को, बिहार को बदलने को तैयार है। अभी सभी लोगों को मैंने सबसे लास्ट में, चूंकि आपने मौका दिया तो सभी लोगों को सुना। कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी तरह तरह के, राजद के प्रवक्ता ने बोला। अब बताइए कि राहुल गांधी जी जब अमेरिका जाते हैं, आज हम मोदी जी पर सवाल उठा रही थी उनकी प्रवक्ता, और वहां पे खालिस्तान समर्थक वहां पे सीनेटर के पास जाकर के वो डिनर करते हैं, जिससे क्या भारत का गौरव बढ़ता है? और आज जब ये तहव्वुर भारत लाया गया घसीट करके, या जैसे भी मोदी जी के प्रयास हों, इसमें पिछली सरकार का भी मैं मान सकता हूं कि उनका भी प्रयास होगा, क्योंकि उस समय की घटना, इसे इनकार नहीं कर सकता हूं। लेकिन क्या इसको जब पकड़ा गया था, तुकाराम जैसे हमारा सर्वोच्च बलिदान देकर के जिसने इस कसाब को पकड़ा था, जिस षड्यंत्र में पाकिस्तानी
आतंकवादियों ने उनको हाथों पर कलावा डाला था और कांग्रेस के नेता ने उस समय हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद से जोड़ा था। क्या राजनीति उसको कहा जाता है या राजनीति उसको पकड़ के लाने को कहा जाता है? आतंकवादियों के ये पूरा क्रोनोलॉजी को समझिए। ये लोग अपने अल्पसंख्यक वोटों को उसकी तुष्टीकरण के लिए आतंकवाद को भी ये लोग नहीं छोड़ते हैं, जबकि आतंकवाद का ना कोई धर्म होता है ना कोई जात होती है, लेकिन बावजूद इसको ये लोग बनाते हैं और कहीं ना कहीं हम लोग इसका झेलते हैं दर्द। आज जब बयान आया, अभी तो ठीक है यहाँ पे भारत NIA ने लाया उसको, लेकिन इस पर अगर जिस तरह के बयान दे रहे हैं महाराष्ट्र के नेता या कांग्रेस के नेता उनके फेवर में आ जाते हैं, कोई लोग कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। यही बात तो अजमल कसाब के समय में भी हुआ था, उनके भी फैसले पर बहुत तरह के कांग्रेस के लोगों ने सवाल उठाया था। तो ये बातें बिल्कुल समझ से परे है कि आप मेरा विरोध करिए, मोदी जी का विरोध करिए, लेकिन देश मेरा भी है और देश आपका भी। 10 सेकंड में देश का क्यों विरोध कर रही हैं आप? 10 सेकंड में और जी बोलिए 10 सेकंड ही है आपके पास, और नहीं है। हाँ 10 ही सेकंड में दे रहा हूँ। अभी ये पलायन की बात कर रहे हैं और रोजगार के लिए बात कर रहे हैं, ये दो दल अभी नए इसी बात को, जिसको हमारे नेता चिराग पासवान जी पहले से उठा रहे हैं। रोजगार और पलायन यहाँ से हुआ कैसे, पूंजी का पलायन हुआ कब, ये आपको भी पता है। मैं उस बात पे पीछे में जाना नहीं चाहता हूँ। आज अगर बजट का सबसे ज्यादा पैसा मारिया जी बिहार में आ रहा है, तो क्या सरकारी रोजगार के अलावा और प्राइवेट रोजगार यहाँ पे सृजित नहीं हो रहे हैं? लोगों के आमदनी यहाँ पे बढ़ नहीं रही है, लेकिन इस नैरेटिव को सेट करना ये चाह रहे हैं। और राजीव रंजन ने एक ऐसा पिक्चर बिहार का दिखाया है जो अभी यकीन करना बहुत टफ होगा। हम ही अभी कुछ दिन पहले भी बिहार से घूम करके आए हैं और हमको इतनी रोजी पिक्चर दिखी नहीं है। तो मैं आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका के पास जाऊंगी। प्रियंका, इतना बदल चुका है बिहार, फिर भी तेजस्वी यादव पलायन की बात कर रहे हैं। सब लोग तो वहां पर नौकरी सबको मिल रही है, तो बिहार तो कोई छोड़ ही नहीं रहा। आपको क्यों नहीं दिख रहा? बिहार कोई छोड़ ही नहीं रहा है मारिया जी। तो छठ का समय हो, होली का समय हो, दिवाली का समय हो, आखिर ऐसा क्यों होता है कि बाथरूम में भर भर के बिहारियों जाने पर बिहार मजबूर होते हैं? वो पिक्चर तो नहीं भूले हैं जिस समय में कोरोना का कोविड काल आया था और हीरो के जैसे एंट्री मार करके नरेंद्र मोदी जी ने रातों रात देश बंद कर दिया था, बिना ये सोचे कि मजदूर वर्ग, किसान वर्ग, दलित वर्ग कैसे घर पहुंचेगा। उस समय में हमने वो तस्वीर नहीं देखी क्या कि लोग पेट में गमछा बांध करके जा रहे थे पैदल, हजार किलोमीटर लोग जाने को मजबूर हुए। खाना नहीं था इसलिए गमछा बांधे कि हमको भूख बर्दाश्त किसी तरह हो जाए। वो रेलवे की पटरी पर बिखरी हुई रोटियां हम भूले नहीं है, जिस समय वो लोग पैदल जा रहे थे, रेल उनको काट करके गुजर गई। कोविड में तेजस्वी यादव जी तो कहीं नजर वो नहीं रियलिटी आए थे। है, जिससे कोई मुंह मोड़ेगा तो उनके ऊपर लोग हंस देंगे। वो रियलिटी है बिहार की। इसीलिए हमारे नेता तेजस्वी यादव ने इस बात को ही मुद्दा बनाया है कि क्योंकि बिहार में गांवों के 89% युवा बेरोजगार हैं, हम यहाँ पर टेक्सटाइल पार्क्स लाएं। हम यहाँ मंदिर की बात ना करें, हम बात करें कि कितने MNCs हम बिहार पूरे में create कोरोना करेंगे। काल में ऐसा ना कहाँ हो थे कि एक दिन तेजस्वी पुल यादव बने, जी? अगले दिन पुल ढह जाए। पूरे ऐसा 6 ना हो महीना कि- वो कहीं निकले ऐसा ना हो नहीं। कि इस तरह का सालों से गलत हुआ बयानबाजी रहे। नहीं ये करिए। परिस्थिति की अगर वजह नहीं से कुछ बनी आपके हुई पास है बोलने कि के लिए है लोगों तो का अगर झूठ ना बोले तबीयत खराब प्रियंका हो जी। जाएगा तो लोग परेशान हो प्रियंका जाते जी आप गलत दिल्ली बोल आना रही पड़ता है हैं। उनको, लगता है तेजस्वी कि यादव जी तो पूरे बचेंगे। कोरोना तो काल में कहीं नजर नहीं आए थे। क्या बोलेंगे? बिल्कुल वो वीरेंद्र कहीं मुन्ना घर जी, में पैक होकर वीरेंद्र के मुन्ना पूरे जी, परिवार आपको के अगर मैं साथ याद में दिला दूं, एक भी ऐसा वीरेंद्र वीडियो और मुन्ना ऑडियो जी, हो तो दिखा दीजिए। ये ना आपको आप याद गलत दिला दूं, बयानबाजी कर रही हैं। 2001 से लेके 2020 में आपकी पार्टी का वोट प्रतिशत कितना गिर गया आपको मालूम है? 5.5% पे आ गए हैं आप लोग। कोरोना में कहीं तेजस्वी यादव जी नजर नहीं आए थे। रामविलास जी के समय में आप 21% पहुंच गए थे। रामविलास तो जी कैसा उस समय leadership में आप गरीबों सोचिए, के लिए 23 राशन लीडर मुहैया करते करा थे। रहे थे, जो पता सबसे बड़ी वोट आज भी किसकी जारी पार्टी है। बने? आप कैसी बात सबसे कर रहे ज्यादा हैं? वोट हमारे जब पास खाने की वो है, लाला कर पड़ा रही हुआ है। था तो इसी CPSC रामविलास के पासवान जी तब छात्रों को जब भारत मारा सरकार गया, में वो मंत्री मिले थे थे तेजस्वी और यादव उन्होंने के हर पास। गरीबों क्यों के, नहीं गए? न बल्कि पासवान बिहार के के पास पूरे देश के गरीबों के लिए उन्होंने इस वक्त की राशन एक बहुत ही व्यवस्था बड़ी करी खबर है। आ रही है, उसका रुख करेंगे। अहमदाबाद से तस्वीरें आ रही हैं, बहुत ही दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। ये देखिए, अहमदाबाद की एक इमारत में आग लगी है और रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। बहुत ही खतरनाक तस्वीरें आ रही हैं। देख सकते हैं आप, वहाँ पर जो आग लगी है उसके वजह से ये एक हाई राइज है, बड़ी इमारत है। किस फ्लोर पे आग लगी है उसका डिटेल्स कुछ देर में पता चलेगा। आप ये देख सकते हैं कि बच्चों को ऊपर से पेरेंट्स नीचे वाले फ्लोर के लिए भेज रहे हैं ताकि उनको बचाया जा सके। ये बहुत ही सिचुएशन अभी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है और वहाँ पर दमकल पहुँच चुका है
और ये बताया जा रहा है कि अब आग काबू में है। मैं सारे पैनलिस्ट को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कहूंगी। बात यहीं तक, फिर आगे मुकाबला जारी रहेगा।